हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोगों ने फैक्टर, बिल डिस्काउंटिंग, फोरफिटिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इस बार हम लोग चैप्टर 2 हमारा इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये थोड़ा ज्यादा लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स है इसमें। इशू मैनेजमेंट में बहुत सारे एरियाज है, सो एक एरिया हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। जब हम लोग इशू मैनेजमेंट का बात करते हैं, सर्टेनली इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहां पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात होता है। प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में हमारे लिए न्यू इश्यूज, नए शेयर्स इशू करने रहते हैं, तो उसके लिए किस ऑर्डर में, किस तरह से फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड्स होता है हमारे लिए, कौन सा फैक्टर्स है, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करते हैं इशू मैनेजमेंट करने के लिए। सो उसमें से पहला पार्ट मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट। So let's start with the PowerPoint presentation. Chapter 2, Issue Management and Securitization. This is CMA Dr. Tushar Rao. I'm going to focus on this area. We had discussed like stock market, and for stock market, the first part who is going to serve or help us, that is merchant bankers. So मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। हमने बैंकिंग के बारे में बात किया है। बैंकिंग में हम लोग जानते हैं हमारे बैंकिंग के ट्रांजैक्शन, आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसके बारे में आपने अब तक बात किया है। सो हम लोग बैंक का वो एरिया देखने वाले हैं, मर्चेंट बैंकिंग करके एक अलग एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं जिसको आज तक हमने कभी टच नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। According to US Federal Deposit Insurance Corporation, acronym FDIC, the term merchant banking is generally understood to mean negotiate private equity investment by financial institutions in the unregistered securities of either privately or public held companies. So यहाँ पे हमारे लिए एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है यूएस डिपॉजिट वालों का, एफडीआईसी वालों का। द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन फाइनेंशियल एडवाइजरी दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड चैनल्स दोज डिपॉजिट इनटू लेंडिंग एक्टिविटीज इधर डायरेक्टली और थ्रू कैपिटल मार्केट। सो हमारे बैंक्स का एक फाइनेंशियल एडवाइजरी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कलेक्ट करके उस डिपॉजिट को चैनलाइज करना, मोबिलाइज करना इनटू लैंडिंग एक्टिविटीज, और उस लैंडिंग एक्टिविटीज को कैपिटल मार्केट के थ्रू करते वक्त हम लोग को मर्चेंट बैंकिंग का रोल इंपॉर्टेंट है। समथिंग अबाउट मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंक is a financial institutions that provides capital to companies in the form of share ownership instead of loan. Yes, this is the different point. Banks are playing the role as a shareholder. They are taking ownership instead of providing loan. They are taking care of finance. In the United Kingdom, the term merchant bank refers to an investment bank. They are called as investment bank. Simple भाषा में बात करें तो merchant bank बनना मतलब investment bank. They are investing in a company. So company के वो investment का part बन जाते हैं, वो company में invest करते हैं, ना कि loan देते हैं. So merchant bank also provide advisory on corporate matters to the firms they lend to, जिनको lending किया है. Yes, of course, that part is called lending, not the shareholders. So जिनको lending किया है उनको वो advisory functions भी provide करते हैं, help करते हैं, support करते हैं, advise करने के लिए financials. Then additions to that, merchant banking का existence कब हुआ था? We must understand that it was existed in 17th and 18th century in Italy and France. So ये foreign concept था merchant banking का, and started in 17th and 18th century. Why? Because of the industrialization and the funding requirements. Then merchant banking in the modern era started from London.
Merchants started to finance the foreign trade through acceptance of bill. They started financing the acceptance of bill acceptance के ऊपर. Then merchant banking officially came to India through Greenlace Bank in 1967. Recognize the requirement of upcoming class of the entrepreneur for diverse financial services. Yes, this merchant bankers has recognized, उन्होंने देखा कि हमारे लिए जो upcoming class है entrepreneurs का, those who are going to willing to do the businesses, they need a diverse financial services, different financial services, and therefore the merchant banking design their product. Different products are there with merchant banks. Like a few other institutions who joined the bandwagon. It's Citibank set up a merchant banking division in India in 1970. Indian Bank started banking services from 1972. Then State Bank of India started the merchant banking division in 1972, SBI, we can say. Many other banks came after this, like ICICI, Canara Bank, UCO Bank, and all others. So this is what the progression and the wide range of the merchant banking started after 1970s and throughout the private banks as well as nationalized banks. Now, the bank that deals mostly in international finance, long-term loans for companies and stock underwriting. We are going to understand these concepts afterwards. What does means of underwriting, then the ways of financial terminologies, long-term finance. So जो बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब ज्यादा टेन्योर के लिए, ज्यादा पीरियड के लिए लोन्स देता है, एंड स्टॉक अंडरराइटिंग का काम करते हैं. स्टॉक अंडरराइटिंग इज अ गारंटी. जब शेयर इश्यू करना होता है तो एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर वो बताते हैं कि गारंटी लेते हैं कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसका फंड जनरेट करके देने का काम हमारा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग अंडरटेकिंग वो करते हैं. वो अंडरटेकिंग मीन्स इन रिटन मेंशन किया रहता है, तो उसकी वजह से वो लायबिलिटी बन जाते हैं उनके लिए, एंड दे आर सपोज टू कैरी दैट थिंग. The merchant banking primarily involve financial advice and services for large corporations and wealthy individuals. Of course, they are following the wealthy individuals. Merchants banks do not provide regular banking services to the general public. Yes, this is the basic difference between the corporate banks and merchant bank. They are not at all providing the regular services to the general public. They are dealing with the companies. And merchant banks invest their own capital in client companies and provide services for mergers and acquisition. क्लाइंट कंपनीज में अपना फंड इन्वेस्ट करना और उनके लिए जब भी मर्जर एक्विजिशन का सिचुएशंस रहेगा, ऐसी सिचुएशंस में सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये मेजर टास्क करते हैं मर्चेंट बैंकर्स. देन अ मर्चेंट बैंक इज समटाइम्स सेड टू बी अ होलसेल बैंक or in a business of wholesale banking. They are providing every product. They have the different avenues for different companies as per the different requirements. अभी हमने बात किया, कभी वो bankers बैंक बन जाता है, brokers बन जाता है, then they can be the underwriters. So you know, we can say that they are playing multiple roles as per the requirement of clients. It is because merchant bank tends to deal primarily with other merchant banks and other large financial institutions. So they are dealing with each other and financial security helps. Then as of today, there are 135 merchant bankers who are registered with SEBI India, Securities and Exchange Board of India. It is very important to register with SEBI, otherwise you cannot work as a merchant banker. Even though you are a banker, you're supposed to register with the RBI, but to deal with the company's finance, you should register with SEBI also. This includes private, public, and foreign players. So as a merchant bankers, they have to show their separate unit. So this is how we can generate the funds. Services. What sort of services merchant bankers are providing? Corporate counseling. They are providing corporate counseling. They're supposed to give the services like corporate requirement or the legislative requirement, project counseling, how that project finance will be taken place,
प्रोजेक्ट को किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट को प्रपोज करना है। देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए किस तरह से फाइनेंस किया जा सकता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल portfolio management. Portfolio management means the investment pattern or the securities pattern, restructuring strategies, then credit syndicates, lease financing, some other services. Let's start with the corporate counseling. Set of activities undertaken for efficient running of the enterprise, how that enterprise can efficiently be run. So that sort of corporate counseling they are providing. Identifying areas of growth and diversification, they are providing counseling on the areas of growth and diversification, how the companies can grow. And guiding clients on aspects like locational factors, organizational size, investment decision, choice of products. The next one is project counseling. It is a part of corporate counseling and deal with the analysis of project viabilities. So project viable है कि नहीं, viable means success होने का chances क्या है, project fail भी हो सकता है. So project का जो viability है उसके बारे में comment करना, support करना और उसको viable बनाना, sometimes the guidance helps them. Comprises of preparation of the project report and deciding finance pattern for cost of project. किस तरह का फाइनेंस चाहिए, लैंडिंग इंटरेस्ट रेट लेके करना है या इक्विटी का फाइनेंस होना चाहिए, किस नेचर का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कैसे कम हो सके. देन द फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑब्टेनिंग फंड. फंड जनरेट करने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन लेना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है. सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलिंग टेकन प्लेस बाय द मर्चेंट बैंकर्स. Then working capital finance. Working capital क्या होता है, हमारा working capital is a short term finance. So meeting the day to day expenses of an enterprise is a working capital finance. So जहाँ पे हमें current assets और current liability, current assets से recovery होता है, फिर current liability में payment होता है, तो वहाँ पे उस working capital finance को understand करना है. जहाँ पे shortage रहेगा finance provide करना. So assessment of working capital requirement, कितना working capital required होगा उसके बारे में असेस करना, ये रोल होता है. प्रिपेयरिंग नेसेसरी एप्लीकेशंस टू नेगोशिएशन फॉर सैंक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट क्रेडिट फैसिलिटी, कितना क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन करना चाहिए, इसके बारे में भी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने को नेगोशिएशन के लिए हेल्प करता है मर्चेंट बैंकिंग. Then the portfolio management. What sort of portfolio management? Making decision for the investment of cash resources of a corporate enterprise in a marketable securities. हमारे जो कैश रिसोर्सेस है वहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, तो पोर्टफोलियो किधर कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट का एरियाज कैसे मैनेज करना है. डिसाइड क्वांटम, क्वांटिटी, टाइमिंग, कब लेना है, कब सेल करना है, एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी बॉट, इक्विटी में लेना है, डेब्ट में लेना है, किस नेचर का सिक्योरिटी लेना चाहिए उसके ऊपर बात होता है. दैट इज व्हाट द सर्विस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Helps in achieving maximum returns with minimum risk by proper combination of securities. So maximum returns with minimum risk देने का कोशिश होता है by combination of securities. different combinations बनाना, ये ज्यादा रिस्की है और इसके ऊपर रिटर्न ज्यादा है तो उसके साथ थोड़ा कम रिस्की, रिस्क कम करके श्योर रिटर्न्स वाला बात, तो ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाना, दैट इज द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग. Then the restructuring strategies deals with merger and acquisitions. Merger acquisition क्या होता है, जहाँ पे old companies close होके new companies form होता है. तो ये नया कंपनी जब भी फॉर्म होता है तो ऐसे केसेस में एक कैलकुलेशंस किया जाता है उसका, अमालगमेशंस का, एक्विजिशंस का, एब्जॉर्प्शंस का, तो उस कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना, डील को कंप्लीट करते हुए. इट इज स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स वेयरइन दे एक्ट एज अ मिडलमैन इन नेगोशिएशन बिटवीन टू कंपनीज. जब दो कंपनीज मर्ज होने वाला रहता है या एक्वायर होने वाला होता है तो उसमें वो मिडलमैन का रोल प्ले करते हैं और फंड प्रोवाइड करना या लिक्विडेशन का रोल प्ले करना. एक कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन डिसाइड करना होता है, यहाँ पे मिडलमैन का रोल एज ए मर्चेंट बैंकर दे प्रोवाइड्स. ऑफर्स एक्सपर्ट्स इवैल्यूएशन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस विद मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो एक्सपर्ट इवैल्यूएशंस हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ पे जरूरी है तो वहां पे अपना एक्सपर्ट इवैल्यूएशंस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो इवैल्यूएट करते हैं, स्ट्रक्चरिंग में, वैल्यूएशन में हेल्प करना, एंड ऑप्टिंग अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज. सो मर्चेंट बैंकर्स
अलग अलग अथॉरिटी से, सेबी है जहाँ पे लिक्विडेशंस का बात आ गया, सेबी है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसको फॉलो करता है रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। Then credit syndicates. Syndicates means a group related to activities connected with the credit procurement and project financing. So जब भी हमारे लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए फंड जनरेट करने के लिए सोर्सेस क्रिएट करना पड़ता है। एस्टिमेट्स टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट डिसाइड करना। देन ड्राइंग अप द फाइनेंशियल प्लान विच कंफर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोमोटर्स एंड देयर कोलैबोरेटर्स। जो कोलैबोरेटर या प्रोमोटर्स है उनको फंड कहाँ से आएगा, उसके लिए फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ करना, कंफर्म करना, ये भी बहुत जरूरी रहता है। देन सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूशंस फॉर पार्टिसिपेंट फॉर द फाइनेंसिंग, कौन सा इंस्टीट्यूट को से हम लोग फाइनेंसिंग ले सकते हैं, उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइनेंस लेने के लिए, ये डिसाइड करना सिंडिकेट का था। लीज फाइनेंसिंग, लीज मीन्स हम लोग रेंटल का बात करते हैं, जब लॉन्ग टर्म लीज का बात होता है, लीज के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर आएगा। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एज ए कैपिटल आउटलेट। जहाँ पे लीज फाइनेंस होता है वहां पे आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करने की जगह पे एक रेगुलर इंटरेस्ट या एक रेंटल अमाउंट पे करते हैं, लीज रेंट बोलते हैं। सो लीज फाइनेंसिंग के लिए भी मर्चेंट बैंक हेल्प करता है। इट्स इन्वॉल्व लेटिंग आउट एसेट्स ऑन लीज फॉर यूज बाय द लीजी for a particular period of time. So लीजी को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एसेट्स लीज लेटिंग पे दिया जाता है, भाड़े पे दिया जाता है, और उससे लीज रेंट लिया जाता है। प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन वायबिलिटी ऑफ लीजिंग एंड चॉइस ऑफ फेवरेबल रेंटल स्ट्रक्चर, कौन सा रेंटल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सही रहेगा, फेवरेबल रहेगा, या लीजिंग एडवाइस कैसे होगा, वायबिलिटी किस तरह से होगा लीजिंग, उसके बारे में बात होता है। अदर सर्विसेज में बात करें तो रिलीफ टू सिक इंडस्ट्री, जहाँ पे सिक इंडस्ट्रीज है जो बंद पड़ा है या बंद होने के कगार पे है, तो उसको हेल्प होता है, सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइवल करने के लिए काम आता है। rejuvenating of old lines and ailing units by appraising technology process। कभी कभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी बंद पड़ा है, यूनिट सीक हो चुका है, तो उसमें नया फंडिंग करके टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना या ओल्ड लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करना, अलाइनिंग करना यूनिट्स को, ये काम हम लोग बेसिकली करना करते हैं। तो अदर सर्विसेज में इवॉल्विंग रिहैबिलिटेशन पैकेजेस एक्सेप्टेबल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक। कभी कभी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिहैबिलिट करना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, उनके लिए पैकेजेस प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे वो और फिर से चलते रहे, तो ये बहुत जरूरी होता है। एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अगर कोई लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से उसको कंटिन्यू कराना है लेकिन वो खुद नहीं चल सकता, तो मर्जर एक्विजिशंस को हेल्प करना, या मर्जर एक्विजिशन होते वक्त एज अ मर्चेंट बैंकर्स रोल प्ले करना, एज अ मिडलमैन रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So these are the financial holding companies like non-banking subsidiaries, national bank, securities firm, insurance companies, इनके पास funds होता है। So commercial banks versus merchant banks के बात करें तो कमर्शियल बैंक के पॉइंट में कैटरिंग नीड ऑफ कॉमन मैन। कमर्शियल बैंक क्या करता है, आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके करंट अकाउंट, आपके आरडीज, एफडीज, उसका ख्याल रखता है। कैटरिंग, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कॉमन मैन। देन एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट, कोई भी उसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स का बात कर रहे हैं। लेस एक्सपोज टू रिस्क, रिस्क बहुत कम है, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। रिलेटेड टू द सेकेंडरी मार्केट्स, ये सेकेंडरी मार्केट में डील करता है। यहाँ पे हम लोग हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करके यहाँ से हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। इट्स एसेट्स ओरिएंटेड, ये एसेट्स बन जाता है एंड प्लेज द रोल ऑफ फिनेंसर्स। कमर्शियल बैंक कभी कभी आपके लिए फाइनेंशियल का रोल प्ले करता है। Whereas जब हम लोग मर्चेंट बैंकिंग का बात करें, सो मर्चेंट बैंकिंग कैटरिंग नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट फर्म्स, यहाँ पे कॉमन मैन है कमर्शियल बैंक के लिए, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए मर्चेंट बैंकिंग होता है। इट कैन नॉट बी डन दैट इजीली, यू कैन नॉट ओपन द अकाउंट। मर्चेंट बैंकिंग में आप एज अ कॉमन मैन अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। मोर एक्सपोज टू रिस्क, यस इट इज रिस्की। मर्चेंट बैंकिंग रिस्की है क्योंकि कभी भी कॉर्पोरेट्स बड़े धोखे में आ सकता है। वी हैव द बेस्ट एग्जांपल्स टिल डेट। बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रॉम इंडिया हैज गॉन आउट बाय टेकिंग आउट द मनी।
so more exposed to risk, yes, relaxed to the primary related to the primary market. Of course new issue मैनेजमेंट का बात आता है तो मर्चेंट बैंकिंग से ही इशू करना पड़ता है, और फ्रेश इशू कराने के लिए मर्चेंट बैंकिंग में अकाउंट ओपनिंग करके फंड वहां पे आता है, एक्सक्लूड अकाउंट ओपन करना पड़ता है. इट्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड प्लेज डिफरेंट रोल्स लाइक अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हम अभी हमने डिस्कस किया कि मर्चेंट बैंकिंग में बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे ऑप्शंस है जो रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है एक फाइनेंशियल्स का रोल प्ले करता है, वेर एज मर्चेंट बैंकिंग प्लेज अ डिफरेंट रोल लाइक अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो. So key foreign players are Goldman Sachs India Securities Private Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Barclays Securities India Private Limited, Bank of America, Citigroup Global Market India Private Limited, DSP Merrill Link Limited. So ये इस तरह से फॉरेन प्लेयर्स है, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स जो हमारे लिए मर्चेंट बैंक्स का रोल प्ले करते हैं. सो कमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसके और आगे जाएंगे. टिल देन थैंक यू, दैट्स इट. इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिए क्विज रहेगा, उसे सॉल्व करना नहीं भूलना है. ऑल द बेस्ट.